हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में ट्रांजिस्टर के टॉपिक को समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पी एन जंक्शन के टॉपिक को समझ चुके हैं कि जब हम एक ही सबस्टांस में एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी साइड अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी को ग्रो करते हैं तो हमें पी एन जंक्शन मिलता है, इसको जिसको हम एज ए डायोड की फॉर्म में पढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग डायोड की फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करके आ चुके हैं। और डायोड की एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कि डायोड को हम एज ए रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांजिस्टर में हम लोग दो पी एन जंक्शन को कंबाइन करते हैं। ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस। यहाँ पे हम दो पी एन जंक्शन को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग दोनों साइड अगर एन जंक्शन को ग्रो करें और इन दोनों के बीच में अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो हमको इसको क्या डिफाइन करेंगे, दैट इज एन पी एन ट्रांजिस्टर। और सेकंड हमारे पास मेथड है, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी को सैंडविच करेंगे तो ये जो हमारा सेमी ट्रांजिस्टर होगा इसको हम पी एन पी ट्रांजिस्टर डिफाइन करेंगे। हमारा डायोड एंड ट्रांजिस्टर दोनों में मेनली फर्क क्या है, डायोड हमारा एज ए एक्टिव डिवाइस की तरह काम करता है और जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एज ए पैसिव एलिमेंट की तरह काम करता है। अब मेनली दोनों में फर्क क्या होता है भाई, कि जब हम डायोड को अगर सर्किट में ऐड करते हैं तो डायरेक्ट हमें वो उसके इनपुट या आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें क्या रिजल्ट देता है, यानी कि सर्किट में ऐड करते ही वो काम परफॉर्म करेगा। बट ट्रांजिस्टर पैसिव एलिमेंट में हम क्या करेंगे भाई, उसके अंदर हम लोग इनपुट आउटपुट में बैटरी वगैरह जोड़ते हैं तब जाके हमें वहां पे क्या है आउटपुट मिलता है। हम ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं और ये बेसिकली हमारा करंट ऑपरेटर डिवाइस है। दो तरीके के हमें ट्रांजिस्टर डिफाइन किए हैं। फर्स्ट है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो हमारा एमिटर टू बेस फ्लो करेगा। तो हम लोगों को पढ़ते हैं भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर वो हमारा एन टू पी मूव करेगा तो करंट हमारा बेसिकली यहाँ पे बेस से एमिटर की तरफ फ्लो करता है। तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को इस सिंबल से भी शो करते हैं। इसमें जो हमारी ये एरो है बेसिकली करंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है। तो अगर हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो हमें पता है भाई कि हमारा करंट पी से एन की तरफ मूव करेगा बेस टू एमिटर, तो यानी कि इसको हम करंट बाहर की तरफ दिखाते हैं। यानी कि सिंबल का यूज करके भी हम एनपीएन और पी ट्रांजिस्टर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ट्रांजिस्टर है दैट इज होल। होल हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे। अब की बार हमारा करंट कहाँ है भाई, एमिटर टू बेस यानी कि पी टू एन फ्लो करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे अब की बार हमारा जो करंट की एरो रहेगी वो हमारी एमिटर टू बेस रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे तीन रीजन है, एमिटर बेस कलेक्टर, तीनों को डिस्कस करेंगे। तो एमिटर हमारा क्या है, मॉडरेट साइज में रहेगा और हेविली डोप सेमीकंडक्टर है। और मेनली हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज करते हैं तो वहां पे हम एमिटर और बेस के कॉम्बिनेशन को फॉरवर्ड बायस में लेंगे भाई, हम इसको आगे भी समझेंगे। ठीक है, और इट्स सप्लाई ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो रीजन है दैट इज बेस। ये हमारा मिडिल सेक्शन है जो थिन एंड लाइटली डोप्ड रहता है और मेनली ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एमिटर टू कलेक्टर फ्लो करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे थर्ड हमारा जो रीजन है दैट इज कलेक्टर। ये हमारा मॉडरेटली डोप्ड रहता है और लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू एमिटर, क्योंकि यहाँ पे भाई सारे के सारे मेजॉरिटी चार्ज का कैरियर का कलेक्शन रहता है। और नॉर्मली एक्टिव रीजन के अंदर हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस की फॉर्म में लगाते हैं भाई। ठीक है, और इट कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम सर्किट ऑपरेशन। हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम थ्री मोड में हम लोग ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं। एक्टिव रीजन रहेगा हमारा दैट इज एक्टिव मोड, जिसमें हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर की फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर सैचुरेशन रीजन में स्टडी करना है तो सैचुरेशन में हमारा क्या रहेगा भाई, कि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो हमारा क्या है कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, और वो चेंज नहीं करेगा इनपुट मतलब वोल्टेज के साथ में। और ये हमारा एज ए क्लोज स्विच की तरह काम करता है। और सैचुरेशन मोड के अंदर हम ट्रांजिस्टर को एज ए ऑसिलेटर की तरह भी पढ़ते हैं भी। ठीक है, ये जो हम आगे लोग डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन में। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे दैट इज कट ऑफ मोड। तो कट ऑफ मोड में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज ए ओपन स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ हमारा ओनली लीकेज करंट या फिर क्या बोलेंगे भाई दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट ही फ्लो होगा। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मोड है भाई ऑपरेटिंग मोड ट्रांजिस्टर की। अगर हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर रहा है तो हमारा जो एमिटर बेस बायस रहेगा वो फॉरवर्ड रहेगा और कलेक्टर बेस हमारा किस में रहेगा, रिवर्स।
सैचुरेशन अगर हमारा रीजन में ट्रांजिस्टर काम कर रहा है तो वहां पे मेरा एमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड बायस में रहेंगे। कट ऑफ रीजन के अंदर हमारे दोनों किस में रहेंगे, यहाँ पे रिवर्स बायस में। अगर हम इनवर्स मोड करेंगे तो इट मीन्स हमारा जो कलेक्टर बेस है फॉरवर्ड में था तो ये रिवर्स में हो जाएगा, और ये हमारा भाई अगर रिवर्स में था तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 ऑपरेटिंग मोड है जिसमें हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई क्या है हमारा यहाँ पे कि जो हमारा सर्किट डायग्राम हम किस तरीके से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं भाई एक बार। एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई एक्टिव रीजन में हमारा जो एमीटर है ये बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, एमीटर बेस क्या है, एज ए फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो एन के अंदर हम अगर इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और बेस पी को हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि ये जो मेरे वाला रीजन है भाई ये मेरा फॉरवर्ड बायस में। हमारा यहाँ पे एन है जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर कलेक्टर है, इसको हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और बेस को हम लोगों ने नेगेटिव से। तो ये वाला जो रीजन है मेरा भाई एज ए रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है। पी एन पी में करेंगे तो पी मेरा कनेक्ट है यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से और एन मेरा कनेक्टेड है भाई बैटरी के नेगेटिव से। तो ये वाला रीजन मेरा हो गया फॉरवर्ड बायस, और इसमें भी मेरा यहाँ पे पी किससे कनेक्ट है, यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव से, तो यानी कि ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे रिवर्स बायस। तो हम लोगों ने पी एन यानी कि डायोड के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था कि जब हम फॉरवर्ड बायस लगाएंगे तो फॉरवर्ड बायस के अंदर हमारी जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन होती है एनपी की, उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी और रिवर्स बायस में हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मींस भाई इस रीजन में हमारे रेजिस्टेंस कम होगा और वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए हम ट्रांजिस्टर को क्या बोलते हैं भाई, दैट इज ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। और इस दोनों के नाम से यानी कि ट्रांस और प्लस रजिस्टर, इससे हम क्या बनाते हैं भाई, ट्रांजिस्टर इसका नाम ड्राइव करते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एक रीजन का हम रेजिस्टेंस दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को हम क्या है ट्रांजिस्टर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी भाई कि किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जितना हमारा सर्किट में करंट एंट्री करेगा उतना ही हमारा करंट उस सर्किट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो मेरा एमीटर करंट है वो किसके बराबर रहेगा भाई, दैट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट की कंडीशन रहेगी। और सेम कंडीशन में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारा बेस करंट बाहर आ रहा है, कलेक्ट करंट भी हमारा बाहर आ रहा है और हमारा एमीटर अंदर जा रहा है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर रहेगी, दैट इज आई बी प्लस आई सी की कंडीशन रहने वाली। तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन रहेगी भाई। ठीक है, और मेनली एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो नियरली बेस रीजन में हमारा लगभग 5% हमारा क्या है भाई इलेक्ट्रॉन है वो होल्स के साथ कंबाइन रहते हैं, और लगभग 90% जो हमारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो हमारे कलेक्टर रीजन में रहेंगे। और सेम केस में हमारा बनेगा पीएनपी में, तो लगभग 95% जो हमारे होल है भाई वो कलेक्टर रीजन में रहेंगे। ठीक है, और दोनों में हमारी इक्वेशन क्या है भाई, वैलिड रहेगी। तो ये हमारा मेनली कंसेप्ट रहेगा भाई जो हम सर्किट डायग्राम यहाँ पे समझने वाले हैं। ट्रांजिस्टर इज मोस्टली यूज इन एक्टिव रीजन, जहां पे हम लोग क्या कॉम्बिनेशन लेते हैं भाई, हमारा जो एमीटर बेस होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर बेस हमारा यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस में रहने वाला है। फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर इट इज फाउंड दैट व्हेन करंट इन एमीटर करंट, अगर हम यहाँ पे क्या अगर इनपुट करंट को चेंज करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा कलेक्टर करंट में चेंज आएगा। और ट्रांजिस्टर में हमारे पास 2 पोर्ट है भाई, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। तो बेसिकली हम आउटपुट पोर्ट की जो वैल्यू है भाई वो हम किससे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे भाई इनपुट कंट्रोल, मतलब इनपुट पोर्ट से कंट्रोल करेंगे, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है भाई, यानी कि तीनों रीजन में से हम किसी एक रीजन को यहाँ पे कॉमन डिफाइन करते हैं। तो ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट इन 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस करेंगे या कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर। तो जल्दी हम लोग भाई कॉमन एमीटर को डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कॉमन बेस जिसपे हमारे क्वेश्चन बनते हैं एंड कॉमन एमीटर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉमन बेस। तो बेस हमारे यहाँ पे दोनों में कॉमन रहेगा, एमीटर एंड कलेक्टर में। तो यहाँ पे हमें इसकी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है भाई। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, पहले हम लोग उसको डिफाइन करेंगे भाई। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो मेरा VBB इसको डिनोट करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज VBB जो हमारी है भाई, ये हमारी यहाँ पे क्या है, दैट इज बेस बैटरी है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो मेरी इनपुट वोल्टेज है दैट इज VBE बेस एमीटर, जो ये वाली वोल्टेज है भाई हमारी इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, दैट इज वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर, इसको कंट्रोल करेगी। और एक हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे भाई दैट इज VCC
तो VCC हमारे यहाँ पे क्या है, दैट इज कलेक्टर सप्लाई, दैट इज कलेक्टर सप्लाई हमारे पास क्या है वोल्टेज है। और VBC यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज है, जो हम लोग यहाँ पे मतलब कलेक्टर और बेस के रीजन से गेन करेंगे। ये हमारा इनपुट करंट है IE, आउटपुट करंट है IC, और ये मेरा यहाँ पे क्या है बेस करंट है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो इन द सेंस हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी भाई, कि जब हम लोग यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे इनपुट वोल्टेज VB को। तो VBE चेंज करने से हमारा जो इनपुट करंट है दैट इज एमीटर करंट, और VBC दोनों चेंज करते हैं भाई। तो चेंज करने की वजह से अब हम लोग क्या है यहाँ पे VCC का यूज करेंगे, कि VCC की वैल्यू को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जब भी हम यहाँ पे VBE को इंक्रीज करेंगे तो VBC यानी कि जो मेरी आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे हर बार। क्योंकि अगर हमारे बहुत दोनों वेरिएबल चेंज करेंगे तो फिर हम लोग भाई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे इनपुट एंड आउटपुट का। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे, इनपुट करंट का यहाँ पे वेरिएशन देखेंगे, जिसमें जो मेरी आउटपुट जो मेरी वोल्टेज है VBC उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे VCC के थ्रू। यानी कि भाई मान लो अगर ये बढ़ जाएगी किसी रीजन से, फिर हम VCC को यहाँ पे चेंज करके VCB की वैल्यू को कांस्टेंट ले आएंगे हर बार की कंडीशन में। और सेकंड हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करेंगे भाई, VBC यानी कि आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो सेम काम में भाई हमारा क्या यहाँ पे जो मेरा आउटपुट करंट है और जो इनपुट करंट है मेरा IE दोनों में चेंज आएगा। बट हम VBB के थ्रू हम क्या करेंगे भाई, जो मेरा इनपुट करंट है इसको हमें यहाँ पे क्या रखना है कांस्टेंट। तो इनपुट एंड आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक को हमें ऐसे गेन करना है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए हमारा, ये हमारे पास इनपुट करंट है जो मिली एम्पीयर में है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई इनपुट वोल्टेज। हम जब VEB को बढ़ाएंगे तो उस सिचुएशन में मेरी जो आउटपुट वोल्टेज है VCB वो मेरी यहाँ पे क्या रहेगी भाई कांस्टेंट, किसी पर्टिकुलर एक परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई कि जब हमारा PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है तो हम एक नी वोल्टेज डिफाइन करते हैं, जो हम लोगों ने डायोड में पढ़ी थी। तो उस नी वोल्टेज के बाद ही हमारा करंट आता है। तो सेम देखो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में रहेगा भाई, यानी कि जब हमारे पास VBC की एक फिक्स वैल्यू है तो यहाँ पे देखो भाई नी वोल्टेज के बाद हमारा करंट आउटपुट आता है। तो अलग अलग VBC के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बनती है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले भाई इनपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, दैट इज RI। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा कि कितना मेरा यहाँ पे यानी कि V इज इक्वल टू IR से, तो ये रेशियो है मेरा दैट इज चेंज इन एमीटर बेस यानी कि इनपुट वोल्टेज का डिवाइड बाई चेंज इन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे दैट इज कलेक्टर करंट। और इस काम को जब हम परफॉर्म करेंगे तो मेरा VCB की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये मेरे पास कंडीशन है भाई डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस की कॉमन बेस के अंदर। सेकंड हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे कॉमन बेस की, जिसमें हमारा आउटपुट करंट है और हम आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, बट IE जो मेरा यहाँ पे वो हर बार यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे भाई, दैट इज R0। तो R0 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी रहेगी, दैट इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई कितना हमारा यहाँ पे करंट चेंज कर रहा है IC के अंदर, और यहाँ पे मेरा जो IB है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है भाई कि जब हमारा यहाँ पे देखो एमीटर के अंदर हमारा करंट 0 है, बट यहाँ पे हमारा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ ना कुछ हमारा करंट अवेलेबल है। तो इस करंट को हमें क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर हम इस रीजन को यहाँ पे अगर IB के अंदर करंट की वैल्यू 0 कर लेते हैं, तो जो मेरा कलेक्टर और बेस वाला रीजन है यहाँ पे हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होगा, जिसको हम IVBO डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो मीन्स यहाँ पे ओपन सर्किट भी लगा सकते हो भाई हमारा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी। तो इसमें देखिए हमारा फिर हम हमारे यहाँ पे इक्वेशंस को डिफाइन करना है, हम लोग क्या क्या कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या रहेगी कि जो मेरा एमीटर करंट है वो किसके बराबर रहेगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन डिफाइन करेंगे भाई, दैट इज जो मेरा IE है वो मेरा किसके बराबर रहेगा यहाँ पे, दैट इज IC सॉरी जो कलेक्टर करंट है भाई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वो मेरा यहाँ पे बराबर रहता है, दैट इज अल्फा IE प्लस ICBO। यानी कि ICBO हमारा यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट को डिफाइन कर रहे हैं, और मेनली भाई हमारा माइक्रो एमीटर के अंदर रहता है। यानी कि अगर इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन आएगी, दैट इज IC की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी दैट इज अल्फा IE के बराबर। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू डिफाइन करेंगे भाई स्टैटिक में, दैट इज IC अपॉन,
और ये मेरे लिए क्या रहेगा भाई, करंट गेन। तो आप दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखोगे। अगर आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट दे रखा है तो इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे, वरना हम अल्फा वाली इक्वेशन तो यूज करेंगे ही करेंगे। और थर्ड, अगर आपको यहाँ पे अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, दैट इज वी बेस इनटू में जो कलेक्टर की वैल्यू रहेगी भाई, तो उसके लिए मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी कि जो मेरे पास हम लोगों ने VCC वाली वैल्यू दे रखी है उसमें से माइनस कर देंगे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप हुई है। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन रहेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके डिफरेंट गेन पढ़ेंगे भाई कॉमन बेस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे AC करंट गेन, जिसको हम अल्फा से डिफाइन करेंगे AC में। तो यहाँ पे हम चेंज की फॉर्म में दिखाएंगे कि स्मॉल चेंज इन कोलेक्टर करंट डिवाइड बाय हम करेंगे स्मॉल चेंज इन एमिटर करंट। ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा। और यहाँ पे मेरा क्या है भाई, जो आउटपुट मेरे पास जो वोल्टेज है वो यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर यही वाले केस हम DC की फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो DC में हम लोग भाई इनकी क्या है, स्टैटिक जो वैल्यू है भाई उनको हम क्या है डिफाइन कर देते हैं, अल्फा DC इज इक्वल टू। और यहाँ पे जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू रहती है भाई DC की, वो लगभग मेरी 0.95 से 0.99 के बीच में रहती है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशन रहेगी। इट मीन्स अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं भाई, कि हमारा जो लगभग IC है वो मेरा किसके बराबर होता है, दैट इज अल्फा IE प्लस ICBO। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 मान के चल रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू मेरे पास लगभग 0.5 से लेके 0.99 तक है। अगर इसको आप नियरली 1 मानोगे भाई, तो इट मीन्स मेरा यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है वो नियरली मेरा किसके बराबर रहता है, एमिटर करंट के बराबर रहेगा, ठीक है। वोल्टेज गेन को डिफाइन करेंगे, तो वोल्टेज गेन का मेरे पास AB से डिनोट करेंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कितनी है, डेल्टा V नोट डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट इज वो आएगा भाई अल्फा DC लिख लो, या फिर अल्फा इनटू में हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज रेजिस्टेंस गेन। तो रेजिस्टेंस गेन हम कैसे निकालेंगे भाई यहाँ पे, दैट इज R0 अपॉन I, जो हम लोग इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करके आए। पावर गेन डिफाइन करेंगे, तो पावर गेन के लिए मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, दैट इज PV इज इक्वल टू, मेरे पास क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पे कि भाई इसको हम AP दिखा लेते हैं भाई, कि जो मेरा पावर गेन रहेगा यहाँ पे AP वो क्या रहेगा, दैट इज चेंज इन आउटपुट पावर डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट पावर। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज अल्फा स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज रेजिस्टेंस गेन। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं जो हम कॉमन बेस एमिटर के अंदर यूज करेंगे। अब इसके लास्ट में बेस में हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में कि द करंट गेन अल्फा ऑफ ए NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इन्होंने डिफाइन कर रखी है, दैट इज जो मेरा आउटपुट जो मेरा करंट है IC अपॉन IE की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, दैट इज 0.98। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इट गिव ए रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी कि ICBO की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, दैट इज 12 माइक्रो एम्पियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड फॉर एन एमिटर करंट, तो एमिटर करंट की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2 मिली एम्पियर। तो आपको यहाँ पे बेस करंट बताना है और कलेक्टर करंट। तो हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन पढ़ी कि जो I अल्फा होगा भाई, अगर ICU की अगर ये वाली इक्वेशन दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज अल्फा IE प्लस ICBO की कंडीशन रहेगी। तो ये मेरे पास कंडीशन रहेगी यहाँ से। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, दैट इज 0.98। यहाँ पे IE की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, दैट इज 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 × 10⁻³ प्लस मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है दैट इज 12 माइक्रो एम्पियर। इसको सोल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट इज 28 माइक्रो एमीटर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। और अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं वहां पे, दैट इज IE की वैल्यू किसके बराबर है मेरी, एमीटर की, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो यहाँ से मेरे पास जो IB की वैल्यू आएगी भाई, दैट इज IE माइनस का IC। तो यहाँ पे IE की वैल्यू दे रखी, दैट इज 2 मिली एम्पियर, उसमें से माइनस कर देंगे IC, कितनी वैल्यू निकाली भाई, दैट इज 0.028 मिली एम्पियर, यानी कि इसको हम चेंज कर लेंगे मिली में भाई, इसको माइनस करने के बाद मेरा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो कंसेप्ट हमारा ऊपर जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाई भाई, उसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एमीटर को कॉमन रखेंगे और सेम हम लोग इनपुट एंड आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा वही सेम बनेगा भाई, VEE ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है भाई, VBE इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे और हमारा इनपुट करंट हमारा कितना है भाई यहाँ पे, दैट इज VB,
इसमें हमारा कितना चेंज आएगा, लेकिन परफॉर्म करने के लिए VEC की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये तो हमारी रहेगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और आउटपुट के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, VCE में चेंज करेंगे, उसमें हमारा आउटपुट करंट हमारा IC है उतना कितना चेंज आएगा, बट उस परफॉर्म करते टाइम हमारा IB की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये मेरे पास कंडीशन है भाई इनपुट एंड आउटपुट की। तो देखो हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मेरा यहाँ पे इनपुट करंट है IB, इनपुट वोल्टेज है VBE, बट परफॉर्म करते टाइम जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है VCE यानी कि कॉमन एमिटर, वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी भी, कांस्टेंट। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी भाई डायनेमिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ पे RI की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, दैट इज चेंज इन मेरा कितना VBE में है डिवाइड बाई चेंज इन IB की कंडीशन। ठीक है, ये मेरे पास रहेगा। और इस काम को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट VCE। सेकंड हमारे पास इक्वेशन बनाएंगे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमारे पास क्या है, आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है, बट परफॉर्म करते टाइम हमारा IB की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 0। तो यानी कि देखो भाई IB इसके नीचे हमारा करंट नहीं आ रहा, तो इस रीजन को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज कट ऑफ रीजन। ये जो मेरे पास रीजन होता है भाई, इसको हम डिफाइन करते हैं दैट इज सैचुरेशन रीजन कॉमन एमिटर में। और जहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आ रही है भाई, ये हमारा होता है दैट इज एक्टिव रीजन, जहाँ पे हम एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस को हम किस में ले लेते हैं भाई, रिवर्स बायस में लेके चलते हैं। तो यहाँ से भी मेरे पास जो R0 की वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली, दैट इज चेंज इन कलेक्टर एमिटर डिवाइड बाई हमारा आउटपुट करंट IC। और इस काम को परफॉर्म करते टाइम मेरा जो IB की वैल्यू वो क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये मेरे पास फॉर्मूले है भाई जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेम कॉमन बेस की तरह कॉमन एमिटर की भी गेन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे दैट इज करंट गेन। तो करंट गेन अब की बार हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं दैट इज बीटा से। ठीक है, तो बीटा AC की कंडीशन जो मेरे पास रहेगी दैट इज आउटपुट करंट मेरा कितना है IC डिवाइड बाय करेंगे दैट इज IB से। अब हमारा इनपुट करंट कितना है यहाँ पे IB, और यहाँ पे मेरे पास VCE की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर इसी को हम DC की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं तो बीटा DC लिख लें या सिंपल लिख ले, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज IC अपॉन IB की कंडीशन। ये मेरे पास कंडीशन रहेगी। उसके बाद हमारे पास बनेगा यहाँ पे दैट इज वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे दैट इज AV। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो हमारे पास कंडीशन बनेगी दैट इज बीटा, और ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास दैट इज रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस गेन की वैल्यू यहाँ पे भी मेरे पास कितनी रहेगी, दैट इज R0 अपॉन RI। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमन एमिटर में पावर गेन। तो पावर गेन के लिए मेरे पास वैल्यू रहेगी दैट इज AP, और ये वैल्यू मेरे पास वैल्यू होगी दैट इज डेल्टा P0 डिवाइड बाई डेल्टा PI की कंडीशन। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज बीटा स्क्वायर इनटू में मेरे पास क्या रहेगा दैट इज रेजिस्टेंस गेन की वैल्यू। तो ये आपको डिफरेंट फॉर्मूले हैं भाई जो हमें यूज करने हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एज ए एप्लीकेशन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली भाई ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच, एज ए एम्पलीफायर और एज ए ऑसिलेटर की तरह पढ़ते हैं। तो एज ए ऑसिलेटर में हम लोग सैचुरेशन करंट में यूज करेंगे, स्विच को भाई हम लोग सैचुरेशन करंट और कट ऑफ रीजन में यूज करते हैं ऑन ऑफ के लिए। और ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर हमें जो यूज करना है इसके अंदर, यानी कि ए डिवाइस विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल कॉल्ड कॉमन एम्पलीफायर। अगर इसको हम यहाँ पे समझते हैं भाई कॉमन एमिटर के केस में, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या आती है जो हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग कंडीशन लगाते हैं भाई, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग इनपुट जो डाल रहे हैं ना, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट है वो माइक्रो के अंदर है, बट जो हमें यहाँ पे आउटपुट करंट मिल रहा है वो मिली में आ रहा है, यानी कि 10⁻⁻⁶ में अप्लाई कर रहे हैं, बट 10⁻⁻³ में हमें करंट मिल रहा है, यानी कि हमें 1000 गुना मल्टीप्लाई वैल्यू मिल के आ रही है। तो इसी का हम यूज करते हैं भाई। अगर मान लो जैसे माइक स्पीकर में बोलते हैं भाई, यहाँ पे अगर हम लोग AC इनपुट लगाए इसके अंदर, तो यहाँ से में जो आउटपुट मिलेगी ना भाई वो हमें एम्पलीफाइड मिलेगी। यानी कि जैसे माइक में बोलते हैं ना कि बहुत अगर आप धीमे से बोलते हो बट स्पीकर में वो आवाज हमें एम्पलीफाई होके मिलती है। तो यानी कि हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा मिलना यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। अब इसमें हम ये कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं भाई, उसकी में हमारे पास रीजन है कि यहाँ पे हमारे पास AC रहता है भाई,
तो एसी के अंदर हमारी क्या है भाई, जो यहाँ से मेरे पास कोई डीसी हमारी इनपुट के अंदर ना चले जाए, क्योंकि जिससे हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी एसी इनपुट होगी, एसी करंट को ही हमारा कैपेसिटर पास करता है, तो यहीं से हमें ये चीज आके हमें आउटपुट में मैग्नीफाइड मिलती है। तो कैपेसिटर यूज करने का हमारे पास ये यूज होता है, बट इसमें हमें क्या थ्योरी पढ़नी है, हमें मेनली वो ध्यान में रखना है। तो जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्या क्या सिग्निफिकेंस रहेगी, यानी कि इनपुट सिग्नल को भाई वो एम्पलीफाइड करके यहाँ पे देता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन बेस भी पढ़ेंगे और कॉमन एमिटर भी पढ़ेंगे। तो जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस के अंदर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो जो मेरे पास इनपुट है भाई, और हमें ध्यान में रखना है कि जो हमें आउटपुट मिल रही है तो वो मैग्नीफाइड मिल रही है, बट इन दोनों के बीच में हमारा कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि प्लस और प्लस सेम कंडीशन में मिलेगी, बस हमें ये चीज मैग्नीफाइड होकर मिलेगी कॉमन बेस के अंदर। बट जब हम सेम कॉमन एमिटर के अंदर इस चीज को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी इनपुट सिग्नल अगर इस फॉर्म में जा रही है, तो हमें मैग्नीफाइड होकर जो चीज मिलेगी वो रिवर्स में मिलेगी। इसे बढ़ा के दिखा देना भी, यानी कि हमारा इनपुट एंड आउटपुट में यहाँ पे हमारा 180 डिग्री यानी कि पाई का फेज डिफरेंस मिलता है कॉमन एमिटर के अंदर। तो ये मेरा मेनली यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एम्पलीफायर को, बाकी फॉर्मूले हमारे कॉमन एमिटर वाले ही लगेंगे यहाँ पे। हम हमारा एक कंसेप्ट और बनता है एमिटर में, अगर हम बहुत सारे एम्पलीफायर को कास्केडिंग फॉर्म में यानी कि सीरीज की फॉर्म में कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें जो फाइनली वोल्टेज गेन का यानी कि जो हमें वैल्यू मिलेगी एम्पलीफाइड होगी, उन तीनों के तीनों यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका जो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज गेन है, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर मेरे पास चीज एम्पलीफाइड हो जाएगी। यानी कि जो भी अगर आपको वहाँ पे गेन की वैल्यू मिलती है, ठीक है, उन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारे एम्पलीफायर सीरीज में जोड़ रखे हैं तो, ठीक है। तो लास्ट बेस में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, तो ये तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि फॉर यूजिंग एन एम्पलीफायर चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस बताने भाई हमें, किसमें, बेस एमिटर, यानी कि जो हमारा इनपुट वाला कितना रहेगा और आउटपुट हमारा कलेक्टर, यानी कि इनपुट जो हमारा रेजिस्टेंस है और आउटपुट रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो हमारा जो बेस एमिटर जो है, यानी कि इनपुट जो रेजिस्टेंस रहेगा एम्पलीफायर में, वो लो रहना चाहिए, और ये हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे, हाई रहने वाला चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, टू एम्पलीफायर आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर इन सीरीज, द फर्स्ट एम्पलीफायर एज ए वोल्टेज गेन। तो पहले वाले एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना है, दैट इज 10, और सेकंड वाले का मेरे पास कितना है, A2 की वैल्यू यहाँ पे 20, और आपको यहाँ पे इनपुट सिग्नल यानी कि VI की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.01 वोल्ट। तो आपको बताना है कि आउटपुट सिग्नल कैसा होगा। तो अगर दो हमारे एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्टेड हैं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगी भाई, वो कितने एम्पलीफायर टाइम मिलेगी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू में 20, ये हो जाएगा मेरे पास 200 टाइम। तो हम लोग वोल्टेज गेन क्या पढ़ते हैं भाई, ए वी इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ से अगर मैं आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, तो ए वी इंटू में मेरा कितना जाएगा, वी आई। तो ये वाली मेरे पास वैल्यू है 200, और इसकी वैल्यू दैट इज 0.01। सोल्व करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन क्या जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसी बेस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं भाई, आपको चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा हम लोगों ने कॉमन बेस में डिफाइन किया था, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी रहती है, आउटपुट करंट डिवाइड बाई इनपुट करंट। और बीटा हम लोग पढ़ते हैं भाई कॉमन एमिटर में, उसकी वैल्यू मेरे पास आती है दैट इज इनपुट आउटपुट करंट डिवाइड बाई मेरा इनपुट करंट। तो यहाँ से मेरे पास जो आईसी की वैल्यू रहेगी वो जाएगी अल्फा आई ई की वैल्यू, और यहाँ पे मेरे पास जो आईसी की वैल्यू रहेगी वो जाएगी दैट इज बीटा आई बी की कंडीशन। ये मेरे पास दो कंडीशन रहती है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या रिलेशन रहेगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस का 1 माइनस अल्फा लिख लेंगे, या फिर भाई हमारा जो अल्फा की वैल्यू रहेगी यहाँ पे उसको लिख लेंगे दैट इज बीटा 1 अपॉन बीटा। तो ये आपके दोनों ही रिलेशन ध्यान में रखनी है भाई, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और हम लोग डिफाइन करते हैं गामा, ठीक है, गामा भी पढ़ते हैं भाई इसके अंदर। तो गामा हम लोग डिफाइन करते हैं किसके अंदर, कॉमन कलेक्टर के अंदर। तो कॉमन कलेक्टर में हमारा जो करंट गेन रहेगा वो क्या रहेगा, गामा। तो इनका क्या रिलेशन रहता है यहाँ पे, दैट इज 1 प्लस बीटा, या फिर क्या लिखेंगे, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का अल्फा। तो ये हमारा तीनों के बीच में रिलेशन हो गया भाई, अल्फा बीटा गामा, जो हमारा करंट गेन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब हम तीनों के बीच में यहाँ पे क्या है भाई, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस रहता है कॉमन बेस में हमारा इतना रहेगा, कॉमन एमिटर में और हमारा कॉमन कलेक्टर में, ठीक है। मेनली तो आपको भाई करंट गेन ध्यान में रखना है कि करंट गेन की वैल्यू
कॉमन बेस में 0.82 पॉइंट लो रहेगी, यहाँ पे हाई रहती है और यहाँ पे भी हाई रहती है। वोल्टेज गेन की वैल्यू कॉमन बेस में हाई रहेगी, इसमें भी हाई रहेगी, इसमें हमारी लो रहेगी। और पावर गेन हमारा कॉमन बेस में मीडियम रहेगा, कॉमन एमिटर में हाई रहेगा और कॉमन कलेक्टर में लो। और मेनली ये भी चीज ध्यान में रखनी है भाई, फेज डिफरेंस। तो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में हमारा इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा हम लोगों ने पढ़ा है भाई कॉमन एमिटर में। और अगर हम तीनों में भाई कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के अंदर अगर एम्पलीफायर यूज करते हैं भाई, तो इसमें हम यूज एज ए एम्पलीफायर तो किसको यूज करेंगे, करंट का, यहाँ पे पावर का, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, वोल्टेज का। तो ये हमारा कुछ बेसिक कंपेरिजन है भाई, ठीक है, तीनों के एम्पलीफायर के बीच में। अब हमारा लास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, इन कॉमन कलेक्टर मोड ऑफ ए ट्रांजिस्टर एमिटर करंट, यानी कि हमारे पास एमिटर करंट की वैल्यू दे रखी है 6 मिली एम्पियर, और बेस करंट की वैल्यू जो मेरे पास दे रखी है 60 माइक्रो एम्पियर। देन दी वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा बीटा गामा की कंडीशन क्या रहेगी। तो हम लोग सबसे पहले भाई बेस करंट की वैल्यू और सॉरी कलेक्टर करंट और निकाल लेते हैं। तो आई की वैल्यू जो मेरे पास रहेगी यहाँ पे, वो कंडीशन रहने वाली है दैट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो आईसी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आएगी, दैट इज आई माइनस का आईबी की कंडीशन बचेगी मेरे पास। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आई की वैल्यू है मिली में, ये माइक्रो में, तो इसको भाई मैं क्या है 6000 माइक्रो एमीटर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा कि 6000 माइक्रो एम्पियर में से बेस करंट हमारा 60 माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज 5940। अब मेरे पास आईसी है, आईबी है, और हमारे पास कितना है, आईई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे भाई अल्फा। तो अल्फा हम लोग पढ़ते हैं आईसी अपॉन आईई की कंडीशन, यानी कि मेरे पास जो आईसी है दैट इज 5940, इसको मैं डिफाइन करूंगा 6000 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज 0.99। बीटा की वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो बीटा की वैल्यू होती है मेरे पास आईसी अपॉन आईबी की कंडीशन। तो आईसी की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 5940, डिवाइड कर देंगे उसको आईबी, आईबी मेरे पास कितना है यहाँ पे 60, तो इसको डिवाइड करने पे मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट इज 99। तो यानी कि पहला ऑप्शन में दोनों कंडीशन है। और जब हम लोग यहाँ पे गामा निकालेंगे तो गामा की वैल्यू होती है दैट इज 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू जाएगी 100। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले हैं भाई, वो आपको चीज ध्यान में रखने। तो कैपेसिटर में हमारा इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऑसिलेटर में बस आपको इतना ध्यान में रखना है भाई कि वहां पे हम लोग फीडबैक सर्किट लगाते हैं, ताकि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आई है वो इनपुट वोल्टेज में जाए और उसको हमें वो एम्पलीफाई करके मिले, ठीक है। तो ऑसिलेटर को हम एज ए सैचुरेशन रीजन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो आज अचीवर्स एकेडमी ऐप पे हमारा पीजीटी फिजिक्स का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें हम लोग डिटेल में 11-12 के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस करके हम लोग बीएससी एंड एमएससी के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। फॉर मोर कॉन्टैक्ट यू कैन कॉन्टैक्ट टू अचीवर्स एकेडमी नंबर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।